dear students. Hey there. फिर से Subscribe to my start channel करने जा रहे हैं। and also नए press chapter this का bell नाम है icon. Chemistry in Everyday Life. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये 3 मार्क्स का चैप्टर है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 मार्क्स का चैप्टर है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो आपका नीट मेडिकल का एग्जाम हो या इंजीनियरिंग बेस्ड जी मेन और जी एडवांस का एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन कंपलसरी आना ही आना है। अच्छा, अब बात आया कि इस चैप्टर में, ये चैप्टर है बहुत छोटा है और बहुत आसान है। मतलब अगर आप थोड़ा सा इस चैप्टर में मेहनत कर लें, मेरी कही गई बातों को ध्यान से सुन लें और समझ लें, तो इस चैप्टर में आसानी से आपको फुल मार्क्स आ सकता है। इस चैप्टर में जहां थोड़ा तकलीफ होगा वो होगा आपको एग्जाम्पल याद करने में। तो हर टॉपिक का आप जो टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, इसमें इस चैप्टर के अंदर में जितने भी टॉपिक्स हैं और टॉपिक के अंदर में जितने भी हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उस एग्जाम्पल को याद करने में हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोग को तकलीफ हो, बट लिख के उसको याद कर लेना और सबका 2-2 एग्जाम्पल याद कर लेना, आपका काम चल जाएगा। ये तो वही बात हो गया कि जब शुरू में आप छोटे थे बचपन में, तो जब A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय सिखाया गया था, तो उस समय भी आपको बोलने में तकलीफ होता था। उस समय बोलने में आपको आपकी आवाज में लड़खड़ाहट होता था, आप क्लियरली बोल नहीं पाते थे, याद नहीं रख पाते थे, बट लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते आप परफेक्ट तो आज बन गए। उसी तरीके से इस चैप्टर में भी है कि आपको कुछ अगर तकलीफ देगा इस चैप्टर में, तो वो होगा इस चैप्टर का एग्जाम्पल। लेकिन एग्जाम्पल को आप 1-2 एग्जाम्पल को आप याद करें, बोलें, तो प्रैक्टिस होने से याद हो जाएगा आपको। तो आइए स्टूडेंट, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसका क्या मतलब हुआ कि एवरीडे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में केमिस्ट्री का या केमिकल सब्सटेंस हम लोग के लिए कैसे हेल्पफुल है, क्या यूज है, हम इसके बारे में जहां से इंफॉर्मेशन लेंगे या हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होगा, या केमिस्ट्री के जिस भाग में हम लोग ये सब चीज पढ़ेंगे, उसे भी हम कहने वाले हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जैसे स्टूडेंट, हम लोग मॉर्निंग में सुबह सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट में केमिकल है। फिर हम लोग सुबह सुबह का चाय पीते हैं, चाय के चाय पत्ती में निकोटीन नाम का केमिकल मौजूद है। फिर चीनी भी इसमें लेते हैं, चीनी का कलर व्हाइट होता है, आप जानते हैं शुगर का कलर व्हाइट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द केमिकल सल्फर डाइऑक्साइड। तो वहां भी आपका केमिस्ट्री का यूज है, वहां भी आपका केमिकल सब्सटेंस है। फिर चाय पीने के बाद हम लोग शावर लेने के लिए, नहाने के लिए हम लोग जाते हैं, वहां भी हम लोग एंटीसेप्टिक सोप यूज करते हैं, उसमें भी केमिकल मौजूद है। शैम्पू यूज करते हैं, उसमें भी केमिकल मौजूद है। नहाने के बाद हम आते हैं, हम कपड़े पहन के ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कपड़ा जो फैब्रिक्स है वो भी तो एक तरह का पॉलीमर है, वहां भी तो केमिस्ट्री का यूज है, वो भी तो केमिस्ट्री के मदद से, केमिकल सब्सटेंस के मदद से ही तो बना है। उसके बाद कपड़े पहनने के बाद, ड्रेसअप होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि डीओ यूज करते हैं, उसमें भी आपका केमिकल है। तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में, एवरी डे लाइफ में केमिस्ट्री और केमिकल सब्सटेंस का क्या यूज है, कैसे वो हम लोग के लिए हेल्पफुल है, इसके बारे में जहां से हमें जानकारी प्राप्त होगा, उसे ही हम कहते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ड्रग्स क्या होता है। इसमें सबसे पहला टॉपिक होता है ड्रग्स क्या होता है। ड्रग्स आते ही कई लोग के दिमाग में एक नेगेटिव थॉट चला आता है, जो सोसाइटी हम लोग के दिमाग में फीड कर दिया है कि ड्रग्स है तो कोई गलत सब्सटेंस ही होगा। ऐसा नहीं है, ड्रग्स गलत नहीं होता। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनका नेगेटिव इंपैक्ट होता है, नेगेटिव यूज होता है, और उसी चीज को हम लोग दिमाग में बैठा लेते हैं। ड्रग्स कोई गलत चीज नहीं है, उसका गलत यूज है, आपका करना शुरू कर देते हैं। तो आइए समझते हैं ड्रग्स क्या होता है। ध्यान से सुनना। लो मॉलिक्यूलर मास का ऐसा केमिकल सब्सटेंस, लो मॉलिक्यूलर मास का ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में मौजूद बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के साथ जुड़ के हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे उत्तेजना, तनाव, थकान, डिप्रेशन, दर्द, रोग और बीमारी को दूर करता है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग ड्रग्स कहते हैं। मैं फिर से बोल देता हूं, आप देखो यहां लिखा हुआ है ए सब्सटेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास। ये चीज लो मॉलिक्यूलर मास का एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस
दे इंटरैक्ट विथ मैक्रोमोलिक्यूल टारगेट, मतलब हमारे बॉडी में मौजूद बायोमोलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है एंड प्रोड्यूसेस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर उत्तेजना है, थकान है, दर्द है, रोग बीमारी है, एलर्जी है, ये सब सारे चीज को दूर करता है। तो वैसे केमिकल सब्सटेंस जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, हमारे बॉडी में मौजूद बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड के साथ जुड़ के हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग ड्रग्स कहते हैं। कीमो का मतलब, अब अगला टॉपिक आ रहा है स्टूडेंट का कीमोथेरेपी, जहां पर कीमो का मतलब होता है केमिकल और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। किसी भी रोग और बीमारी, किसी भी तरह का दर्द का इलाज केमिकल की मदद से, तो कीमो का पहला वर्ड तो कीमो ही है, केमिकल की मदद से इलाज, किसी भी रोग और बीमारी का इलाज केमिकल की मदद से, वो हम लोग कहते हैं कीमोथेरेपी। अब आ जाइए स्टूडेंट, मेडिसिन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ड्रग्स एंड द मेडिसिन। कई सारे सीनियर लोग, कई सारे टीचर लोग आपको एक ही चीज बता देते हैं कि ड्रग्स और मेडिसिन। गलत है स्टूडेंट, दोनों में डिफरेंस है, ड्रग और मेडिसिन में डिफरेंस है। आइए समझते हैं क्या डिफरेंस है। मेडिसिन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो आपके बॉडी में होने वाले रोग और बीमारी का पता लगाता है, उसका उपचार करता है और उससे बचने का तरीका बताता है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग मेडिसिन कहते हैं। डायग्नोसिस का मतलब होता है पता लगाना, प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव, और ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में रोग और बीमारी को पता लगाकर, उसका इलाज उपचार करके, उससे बचने का तरीका को बताता है, ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग मेडिसिन कहते हैं। तो बात आ गया स्टूडेंट कि ड्रग्स और मेडिसिन में क्या अंतर है अंतर, क्योंकि ड्रग्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो रोग बीमारी के साथ साथ उत्तेजना, तनाव, थकान, डिप्रेशन, एलर्जी को भी दूर करते हैं। लेकिन मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी में होने वाले रोग और बीमारी को दूर करता है। तो मेडिसिन सिर्फ रोग बीमारी को दूर करता है, लेकिन ड्रग्स जो है वो रोग बीमारी के साथ साथ उत्तेजना, तनाव, एलर्जी, डिप्रेशन, थकान सबको दूर करता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं सभी मेडिसिन तो ड्रग्स हैं, लेकिन सभी ड्रग्स जो है वो मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन में सिर्फ उसको मेडिसिन कहना जो ट्रीटमेंट करे आपको डिजीज का, रोग और बीमारी का, लेकिन रोग बीमारी के साथ और भी बहुत सारा चीज करता है जिसके बारे में मैं अभी बता चुका हूं, तो उसे ड्रग्स कहना। तो यहां से एक स्टेटमेंट, एक पॉइंट नोट कर लेना कि ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन। और स्टूडेंट देखिए यही बात मैंने यहां पर लिखा है। दूसरा डिफरेंस सुन लो कि ड्रग और मेडिसिन में क्या अंतर है। ड्रग जहां हैबिट फॉर्मिंग और एडिक्टिव होता है, मतलब ड्रग ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसे लेने के बाद, बार बार लेने के बाद उसकी लत लग जाती है, उसकी आदत पड़ जाती है, मतलब हैबिट फॉर्मिंग और एडिक्टिव है, लत लग जाती है और आदत पड़ जाती है। लेकिन मेडिसिन जो है वो आपका हैबिट फॉर्मिंग या फिर एडिक्टिव नहीं होता है, मतलब इसको लेने से किसी तरह का कोई लत, किसी तरह का कोई आदत नहीं लगती है। जैसे अगर हम सेरिडॉन खा ले सर दर्द के लिए, तो या पैरासीटामोल खा ले जब हमारा तबीयत खराब होता है, तो उसे खाने के बाद हमें उसकी लत नहीं लग जाती है, उसकी आदत नहीं पड़ जाती है। तो यही मेडिसिन और ड्रग्स में अंतर है। एक और अंतर क्या है स्टूडेंट कि ड्रग्स का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर वर्ड में बोले कि ये नहीं ही होता है, और होगा साइड इफेक्ट कब, जब आप बिना किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के सलाह के बिना मेडिसिन ले लेंगे या ज्यादा मात्रा में मेडिसिन ले लेंगे, तब जाके मेडिसिन आपके लिए साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वरना मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ ड्रग्स का साइड इफेक्ट होता है। मैं 3 डिफरेंस बता देता हूं, होने को तो कई सारे डिफरेंस है ड्रग्स और मेडिसिन में, लेकिन अब मैं 3 डिफरेंस बता देता हूं कि ड्रग जहां रोग बीमारी के अलावा थकान, उत्तेजना, तनाव, डिप्रेशन, दर्द सबको दूर करता है, वही मेडिसिन जो है वो आपको सिर्फ रोग बीमारी का पता लगा के उसका इलाज करके उससे बचने के बारे में ही सिर्फ बताता है। ड्रग्स को लेने से लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है, लेकिन मेडिसिन को लेने से कोई लत या आदत नहीं पड़ती है। तीसरा स्टेप है स्टूडेंट कि ड्रग्स का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन मेडिसिन
मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये रहा आपका ड्रग्स और मेडिसिन में अंतर। और कीमोथेरेपी का मतलब होता है केमिकल की मदद से किसी भी रोग बीमारी, किसी भी डिजीज का इलाज कर देना, इसे ही हम कहते हैं कीमोथेरेपी। तो अब हम इस चैप्टर में अलग अलग तरह का ड्रग्स और उसके एग्जाम्पल को ओके स्टूडेंट्स, तो ड्रग्स और मेडिसिन को समझने के बाद और उनके बीच के मेजर डिफरेंस को समझने के बाद अब हम टाइप्स ऑफ ड्रग को पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले जो हम ड्रग को पढ़ने जा रहे हैं वो है एनाल्जेसिक। एन का जो ये एनाल्जेसिक में जो ये आपको वर्ड एन दिख रहा है, एन का मतलब होता है एब्सेंट, मतलब नहीं होना। एल्जेसिक का मतलब होता है पेन, पेन का नहीं होना। इसको ना किसी वर्ड में इसका मतलब लिखा हुआ है, एन का मतलब एब्सेंट और एल्जेसिक का मतलब पेन, मतलब पेन का नहीं होना। एनाल्जेसिक वर्ड का दूसरा नाम होता है, या एनाल्जेसिक ड्रग को हम लोग दूसरे वर्ड में पेन किलर कहते हैं। इसका दूसरा नाम है पेन किलर। अब समझो एकदम ध्यान से क्या होता है। दर्द के समय दर्द से निजात, छुटकारा दिलाने वाला केमिकल सब्सटेंस को हम लोग एनाल्जेसिक कहते हैं। क्या बोला मैंने? दर्द के समय दर्द से निजात या छुटकारा दिलाने वाला केमिकल सब्सटेंस को हम लोग एनाल्जेसिक कहते हैं। जैसे हमें सरदर्द हो जाता है तो सेरिडॉन खाते हैं, डिस्प्रिन वगैरह खाते हैं, तो उसका खाने के बाद दर्द कम हो जाता है। हमारे स्केलेटल मसल में किसी तरह का पेन होना शुरू हो जाए, जैसे अधिक काम कर लिए या अधिक वॉकिंग करना शुरू कर लिए, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे हाथ में, हमारे पैर में, हमारे कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, या हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो या फिर स्टूडेंट हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि दर्द के समय दर्द से निजात या छुटकारा दिलाने वाला केमिकल सब्सटेंस को हम लोग एनाल्जेसिक कहेंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए किसी एक्सीडेंट में कोई इंजुरी हो जाए, उससे दर्द होने लगे, या फिर कोई ऑपरेशन हो, ऑपरेशन के बाद दर्द होने लगे, पोस्ट ऑपरेटिव पेन कहते हैं। तो हेडेक हो जाए, स्टमक पेन हो जाए, किसी स्केलेटल मसल में पेन होने लगे, एक्सीडेंट के बाद, इंजरी होने के बाद कोई पेन होना शुरू हो जाए, पोस्ट ऑपरेटिव पेन होने लगे, ऑपरेशन के बाद किसी तरह का पेन होने लगे, तो उस तरह के पेन, उस तरह के दर्द से छुटकारा, निजात दिलाने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस आप यूज करते हैं उसे ही हम एनाल्जेसिक कहते हैं। स्टूडेंट यही लिखा हुआ है यहाँ पर, अ केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर रिलीविंग पेन, पेन से, दर्द से छुटकारा दिलाने वाला केमिकल सब्सटेंस को ही हम लोग एनाल्जेसिक कहते हैं। एनाल्जेसिक दो तरह का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाल्जेसिक दो टाइप का होता है, एक होता है स्टूडेंट नारकोटिक्स और एक होता है आपका नॉन नारकोटिक्स। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। नारकोटिक्स ऐसा पेन किलर होता है जो दर्द से छुटकारा दिलाने के साथ साथ लेने के बाद उसे लेने के बाद नींद और बेहोशी सी छा जाती है, नींद और बेहोशी आने लगे, ऐसा पेन किलर जिसे लेने के बाद नींद और बेहोशी आ जाए, ऐसे केमिकल सब्सटेंस को, ऐसे एनाल्जेसिक को हम लोग नारकोटिक्स कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन, वर्ड में नॉन लगा हुआ है, मतलब नहीं, ऐसा पेन किलर जिसे लेने के बाद कोई किसी तरह का नींद या हम लोग कह सकते हैं कि बेहोशी नहीं आती है, उसे नॉन नारकोटिक्स कहते हैं। एक और डिफरेंस है, नारकोटिक्स हैबिट फॉर्मिंग एंड एडिक्टिव है, मतलब नारकोटिक्स लेने के बाद लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है। नॉन नारकोटिक्स दूसरी तरफ जो है, इसमें लेने के बाद लत या आदत नहीं पड़ती है। नारकोटिक्स का एग्जाम्पल है हीरोइन, मॉर्फिन और कोडीन। नॉन नारकोटिक्स का एग्जांपल है एस्पिरिन, इबुप्रोफेन और डिक्लोफेनाक। स्टूडेंट पहले आप एस्पिरिन के बारे में कुछ बातें सुन लो। देखो, तुम्हारे एग्जाम में स्ट्रक्चर पूछा हुआ है कि एस्पिरिन का स्ट्रक्चर क्या है। तो एस्पिरिन बनाने के लिए आप तीन बातों को ध्यान रखना। अभी तो मैं आपको ऑर्गेनिक पूरा पढ़ाया नहीं हूं, इसलिए थोड़ा बहुत तकलीफ होगा, लेकिन मेरी बातों को सुनोगे तो काम आसान हो जाएगा, प्रैक्टिस घर में कर लेना। तीन चीज बनाना एस्पिरिन के लिए। सबसे पहले एक एरोमेटिक रिंग बेंजीन बनाना और उस पर दो फंक्शनल ग्रुप को जोड़ देना, भाई कहीं भी जोड़ देना, लेकिन रेफरेंस पॉइंट के ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ना है ना। तो रेफरेंस पॉइंट पर तुम कार्बोक्सिल ग्रुप ले लेना, मैंने यहाँ पर बॉटम में लिया है, आप टॉप पर ले सकते हो, है ना। तो आप क्या करना कि रेफरेंस पॉइंट पर एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल ले लेना और उससे उसी रेफरेंस पॉइंट के ऑर्थो पोजीशन पर आप ईस्टर फंक्शनल ग्रुप ले लेना। अब देखो COOR, COOR है कि नहीं है, COOR है कि नहीं है, और यहाँ कार्बोक्सिल है, तो रेफरेंस पॉइंट पर कार्बोक्सिल को लेना, ऑर्थो पोजीशन पर आप यहाँ पर
ईस्टर फंक्शनल ग्रुप को ले लेना और एक बेंजीन रिंग एरोमेटिक रिंग बना देना, तो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो एस्पिरिन, इबुप्रोफेन और डिक्लोफेनाक आपका नॉन नार्कोटिक्स है, मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन आपका नार्कोटिक्स है। एस्पिरिन के बारे में आप सुन लीजिए स्टूडेंट, एस्पिरिन एक पेन किलर है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। एस्पिरिन एक पेन किलर है। जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो उसे आप अगर एस्पिरिन का 1 या 2 डोज दे देंगे तो उससे उसके हार्ट में होने वाला पेन थोड़ा कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, एस्पिरिन का जहां एडवांटेज है वहां डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? एस्पिरिन को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि एस्पिरिन जब हम खाते हैं तो वो हमारे स्टमक में पहुंचकर वो डिसोसिएट हो जाता है और सैलिसाइलिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, और उस सैलिसाइलिक एसिड के हमारे पेट में सैलिसाइलिक एसिड बनने के कारण से पेट में जलन होना शुरू हो जाता है, और उस पेट में जलन होने के कारण से स्टमक के वॉल में या लीवर में अल्सर, घाव हो जाता है। इसीलिए हम लोग एस्पिरिन को बैन कर दिए हैं। तो याद रखना स्टूडेंट, एनाल्जेसिक क्या होता है, नार्कोटिक्स क्या होता है, नॉन नार्कोटिक्स क्या होता है, दो एग्जांपल और डेफिनेशन याद कर लेना। और अगर अभी नहीं समझ में आया है, वीडियो को बैक जाकर देखो और ध्यान से सुनो, और फिर भी कोई डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ ड्रग। ओके स्टूडेंट्स, तो एनाल्जेसिक को समझने के बाद अब हम सेकेंड टाइप के ड्रग में आ रहे हैं, दैट इज एंटीपायरेटिक। एंटी का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, अगेंस्ट, ऑपोजिट, एंटी, और पायरेटिक्स का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट काम करने वाला केमिकल सब्सटेंस को हम लोग एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। अब समझिए क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो फीवर के समय, बुखार के समय बॉडी के हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर में या कम करने में मदद करता है, हेल्प करता है, ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। स्टूडेंट, आप एक बात जानते होंगे, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं वो जानते होंगे, नहीं पढ़ते हैं तो 10th तक पढ़ के आए होंगे तो वहां भी जानते होंगे, हमारे बॉडी में मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म जो है, मैक्सिमम कार्य जो है वो एंजाइम के द्वारा किया जाता है। डाइजेशन हो गया जैसे एग्जांपल के रूप में। अगर हमारे बॉडी में एंजाइम नहीं होंगे, वही एंजाइम कैटलिस्ट का काम करता है, तो आपको डाइजेशन में बहुत समय लग जाएगा या बहुत सारे मेटाबॉलिज्म करने में बहुत समय लग जाएगा। हाई टेम्परेचर पर एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाता है। एक बात आप दिमाग में रखेंगे कि जलने से इंसान क्यों मर जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, जल जाता है इसीलिए मर जाता है? नहीं, जलने के बाद हमारे बॉडी में सारे एंजाइम्स मर जाते हैं, इसीलिए पर्सन जलने के बाद आपका डेथ हो जाता है। तो वही बात है, जब हमारे बॉडी में, जब फीवर में हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस समय एंजाइम डीएक्टिवेट होने लगता है, तो हमारे बॉडी में जितने भी काम कर रहे होते हैं वो एंजाइम, वो सब धीरे हो जाता है या कम होने लगता है या खत्म होने लगता है। तो हमें इरिटेशन होने लगता है, अनइजीनेस फील होने लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस एंजाइम को मरने नहीं देंगे, उस एंजाइम को डीएक्टिवेट नहीं होने देंगे। तो उस एंजाइम को बचाने के लिए अपने बॉडी के टेम्परेचर को हमको कम करना होगा। तो ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो फीवर के समय हमारे बॉडी के हाई टेम्परेचर को कम करने का काम करता है, ऐसे ही केमिकल सब्सटेंस को हम लोग एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। और बहुत एक कॉमन एग्जांपल है, आप लोग जानते होंगे एंटीपायरेटिक्स का एग्जांपल क्या होता है, पैरासीटामोल, निमोसेलाइड, फेनासिटिक, और ये सब जो आपका है फेनासिटीन, ये सब जो एग्जांपल है ये एंटीपायरेटिक्स का एग्जांपल है। अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ ड्रग्स, दैट इज ट्रांक्यूलाइजर्स। इसे ही हम एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं और इसे ही हम साइकोथेराप्यूटिक ड्रग्स भी कहते हैं। अब समझिए इसका मतलब क्या होता है। उत्तेजना के समय ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो उत्तेजना, तनाव, डिप्रेशन को कम करता है या खत्म करता है, ऐसे ही केमिकल सब्सटेंस को हम लोग ट्रांक्यूलाइजर्स कहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो उत्तेजना, तनाव और डिप्रेशन को कम करता है या खत्म करने का काम करता है, ऐसे ही केमिकल सब्सटेंस को हम लोग ट्रांक्यूलाइजर्स कहते हैं। सिंस इस केमिकल सब्सटेंस या इस ड्रग का यूज किया जाता है डिप्रेशन को हटाने में, इसीलिए इसका दूसरा नाम एंटी डिप्रेसेंट भी कहते हैं।
इसकी मदद से होने वाले सभी मेंटल प्रॉब्लम, जो दिमागी जो प्रॉब्लम होता है, हमें इस दवा की मदद से, इस ड्रग की मदद से सभी तरह का मेंटल प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसीलिए ट्रांक्यूलाइजर्स को हम लोग साइकोथेराप्यूटिक ड्रग कहते हैं। साइको का मतलब होता है मेंटल और थेराप्यूटिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो स्टूडेंट सीधा सीधा इसका मतलब क्या हुआ? उत्तेजना, तनाव, डिप्रेशन और किसी भी तरह का मेंटल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यूज किया गया केमिकल सब्सटेंस को हम लोग ट्रांक्यूलाइजर्स, एंटी डिप्रेशन या साइकोथेराप्यूटिक ड्रग कहते हैं। इस बात को आप ऐसे एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे हम स्टूडेंट लोग जो है यार, जब एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम जाने से पहले हमें डर लगता है। एग्जाम दे के आते हैं तो हमें फेल होने का डर रहता है। किसी इंसान को जिसने अपनी जिंदगी का जमा पूंजी जो है वो बिजनेस में लगा दिया है, उसे लॉस होने का डर रहता है, उसे उस बात को लेकर तनाव रहता है। एग्जाम में स्टूडेंट को पास होंगे कि नहीं होंगे, उस बात का लेकर उसके तनाव होता है। कई सारे हमारे सराउंडिंग में ऐसे लोग भी हैं जो जब अपने फ्रेंड सर्किल में जाते हैं तो वहां उन्हें हीन भावना का शिकार होना पड़ता है। जैसे वो गंजे होते हैं, नाटे होते हैं, काले होते हैं, मोटे होते हैं। तो इन सब बातों को लेकर उनके अंदर में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, उनके अंदर में उत्तेजना, गुस्सा, इरिटेशन होने लगता है, गुस्सा उत्पन्न हो जाता है। तो इस उत्तेजना, इस तनाव, इस नर्वसनेस या इस तरह के मेंटल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यूज किया गया केमिकल सब्सटेंस को हम लोग स्टूडेंट ट्रांक्यूलाइजर्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांक्यूलाइजर्स कहते हैं, एंटी डिप्रेशन कहते हैं या साइकोथेराप्यूटिक ड्रग कहते हैं। साइको का मतलब मेंटल और थेराप्यूटिक का मतलब ट्रीटमेंट। इसका एग्जांपल है स्टूडेंट, एग्जांपल तो आपको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इसका एग्जांपल है बारबिट्यूरिक एसिड, ल्यूमिनल, वेरोनल और सेगनल। तो ये था आपका तीसरा टाइप का ड्रग। जो अगले टाइप का ड्रग है स्टूडेंट, दैट इज एंटीबायोटिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए या मारने के लिए। मैं फिर से क्या बोल रहा हूं? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए या मारने के लिए। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है, ए सब्सटेंस व्हिच इन लो कंसंट्रेशन इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिस्ट्रॉय देम आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। तो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाया जाता है किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। सबसे पहला एंटीबायोटिक जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था। और पहले एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन, जो एक फंगस पेनिसिलियम नोटैटम से बनाया गया था। किस लिए? बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो आप जानते हैं स्टूडेंट कि फंगस भी जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और बैक्टीरिया भी जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाया गया केमिकल सब्सटेंस किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स की काम करने की, कार्य करने की क्षमता को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। एंटीबायोटिक की काम करने की या कार्य करने की क्षमता को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर एक एंटीबायोटिक किसी एक बैक्टीरिया को ही मारता है तो ऐसे एंटीबायोटिक को हम लोग नैरो या लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। और कोई एक ऐसा एंटीबायोटिक जिसकी मदद से बहुत सारे बैक्टीरिया को मारा जा सकता है या खत्म किया जा सकता है या उनकी ग्रोथ को रोका जा सकता है, तो ऐसे एंटीबायोटिक को हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। इसका एक और जो लिखा हुआ है बोर्ड पर उसको देख लीजिए। नैरो या लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ या तो ग्राम पॉजिटिव या तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है वो दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा। देखो, ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम था,
उसके समय में क्या रहा होगा कि बैक्टीरिया से होने वाले बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज से लोग मरने लगे होंगे या परेशान रहते होंगे। तो वो उसने क्या देखा या उसने क्या किया होगा कि वैसे बैक्टीरिया को चिन्हित करना, आइडेंटिफाई करना शुरू किया होगा जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए उसने क्या किया, एक केमिकल लिया जिसका नाम था क्रिस्टल वायलेट, और वो बैक्टीरिया को उस क्रिस्टल वायलेट नाम के केमिकल से स्टेन करना, रंगना शुरू किया। और क्या दिखता है कि क्रिस्टल वायलेट केमिकल जब कुछ बैक्टीरिया पे डाला गया तो उनका कलर पर्पल आ गया, और कुछ बैक्टीरिया पर जब क्रिस्टल वायलेट केमिकल डाला गया तो उनका कलर रेड हो गया। तो क्रिस्टल वायलेट केमिकल डालने पर जिस बैक्टीरिया का कलर पर्पल हो गया, ग्राम ने उसी को नाम दिया ग्राम पॉजिटिव। और जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट कलर डालने पर कोई कलर नहीं शो किए, उनका रेड कलर था तो रेडिश कलर ही रह गया, मतलब उनके क्रिस्टल वायलेट केमिकल डालने पर उनमें कोई चेंजिंग, कोई कलर उनके अंदर प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो उसे कहा गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और एक बात और याद रखना, तो हम लोग का अगला जो केमिकल सब्सटेंस या ड्रग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक के बारे में ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो किसी एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए, मारने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, या उनके ग्रोथ को रोकने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाया जाता है, किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए, किल करने के लिए, या उनके ग्रोथ को इनहिबिट, रोकने के लिए। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को खासम खास स्पेसिफिक एक नाम दिया गया है एंटीबायोटिक्स। आइए देखते हैं। अ सब्सटेंस विच इन लो कंसंट्रेशन inhibits the growth of microorganism or destroy them are known as the antibiotics। पॉइंट नंबर 2 सुनिए। सबसे पहला एंटीबायोटिक जो हमारे दुनिया में बनाया गया था, उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन, और वो जिस साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था उसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अच्छा, उसने उस एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन ही क्यों दिया? क्योंकि वो एक फंगस की मदद से बनाया गया था बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटाटम, तो पेनिसिलियम नोटाटम फंगस का नाम था, इसीलिए बनाए गए एंटीबायोटिक को ही उसने नाम दे दिया पेनिसिलिन। तो फंगस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और बैक्टीरिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो तुम क्या समझ रहे हो यहां से? फंगस की मदद से बनाया गया एक केमिकल सब्सटेंस बैक्टीरिया को मारने के लिए या उनके ग्रोथ को रोकने के लिए, इसे ही नाम दिया गया है एंटीबायोटिक। तो इसे ही थोड़ा अगर हम क्लियरली, स्पेसिफिक तरीके से बोले, स्पष्ट तरीके से बोले, तो क्या बोल सकते हैं? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया गया सब्सटेंस किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, इसे ही हम एंटीबायोटिक कहते हैं। और सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन था? पेनिसिलिन। किसके द्वारा बनाया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। कौन से फंगस से बनाया गया था? पेनिसिलियम नोटाटम। और किसको मारने के लिए बनाया गया था? बैक्टीरिया को मारने के लिए बनाया गया था। देखो स्टूडेंट, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिस सेंचुरी में, जिस शताब्दी में रहा होगा, उस समय बैक्टीरियल डिजीज बहुत फैला हुआ था। मतलब लोग बैक्टीरियल डिजीज से मर रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या किया? वैसे बैक्टीरिया को चिन्हित करना शुरू किया, मार्क करना शुरू किया, आइडेंटिफाई करना शुरू किया जो डिजीज प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो कैसे चिन्हित किया? उसने क्या किया? उस साइंटिस्ट का नाम था ग्राम, जिसने चिन्हित किया था। तो ग्राम ने क्या किया? एक केमिकल लिया जिसका नाम था जिसका नाम था आपका क्रिस्टल वायलेट। तो ग्राम ने एक केमिकल लिया जिसका नाम था क्रिस्टल वायलेट, और उस क्रिस्टल वायलेट केमिकल की मदद से उसने बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। जब क्रिस्टल वायलेट कलर वो बैक्टीरिया पर डाला तो कुछ बैक्टीरिया जो थे वो पर्पल कलर के हो गए। तो जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट केमिकल डालने पर पर्पल कलर के हो गए, ग्राम ने ऐसे बैक्टीरिया को नाम दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि वो उस केमिकल से पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो कर रहे थे, उससे कलर हो जा रहे थे। और वैसे बैक्टीरिया जिसे क्रिस्टल वायलेट केमिकल डालने पर कोई कलर नहीं शो कर रहा था, मतलब उसके लिए वो निष्क्रिय थे, इनएक्टिव थे,
तो ऐसे ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम ने नाम दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम साइंटिस्ट का नाम है और उसके द्वारा केमिकल से जो कलर प्रोड्यूस केमिकल डालने पर ये उनके अंदर जो कलर प्रोड्यूस हो गया तो ग्राम पॉजिटिव, नहीं हुआ तो ग्राम नेगेटिव। बस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में यही बात आपको दिमाग में रखना है। एक बात और, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं, डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में कुछ ही ऐसे बैक्टीरिया हैं या कह लो कि नहीं के बराबर ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। तो सुन लो बात को भैया, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया गया केमिकल सब्सटेंस दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, इसे ही हम एंटीबायोटिक कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 सुन लेना, एंटीबायोटिक पहला डिस्कवर किया गया था पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटाटम फंगस से बैक्टीरिया को मारने के लिए। एंटीबायोटिक की कार्य करने की क्षमता को स्पेक्ट्रम कहते हैं। एंटीबायोटिक की कार्य करने की क्षमता को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें और एक बात सुन लीजिए, अगर एक एंटीबायोटिक किसी एक ही बैक्टीरिया को मार रहा है तो ऐसे एंटीबायोटिक को नैरो या लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। और ऐसा एंटीबायोटिक जिसकी मदद से कई सारे बैक्टीरिया को मारा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है या उनके ग्रोथ को रोका जा सकता है, तो ऐसे एंटीबायोटिक को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। बोर्ड पर एक और डिफरेंस लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखना। नैरो या लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव आइदर फॉर ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव। मतलब ऐसे एंटीबायोटिक जो या तो ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव को मारे, खत्म करे या उनको रोके, तो वैसे एंटीबायोटिक को नैरो या लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। लेकिन ऐसा एंटीबायोटिक जो दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करे, किल करे या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करे, वैसे एंटीबायोटिक को हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। और एग्जांपल मैंने सारा आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग फिर एक अलग टाइप के ड्रग्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और डे टू डे लाइफ में भी आप कई बार यूज करते हैं। देखिए, एक है एंटीसेप्टिक और एक है डिसइंफेक्टेंट। लिविंग और नॉन लिविंग तो जानते हो ना, सजीव और निर्जीव तो जानते हो ना, तो तुमको क्या करना है, पहले रफ में समझो। पहले तुमको क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए अगर तुम कोई केमिकल सब्सटेंस यूज कर रहे हो, किस पर, लिविंग बींग्स के ऊपर, तो एंटीसेप्टिक कहना। काहे के लिए भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए क्या यूज कर रहे हो, केमिकल सब्सटेंस। किस पर यूज कर रहे हो, लिविंग बींग पर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए लिविंग बींग पर यूज किया गया केमिकल सब्सटेंस एंटीसेप्टिक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए नॉन लिविंग बींग पे यूज किया गया केमिकल सब्सटेंस डिसइंफेक्टेंट। एकदम स्पष्ट रूप से मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब समझो बात को, कट जाने पर, जल जाने पर, किसी तरह का घाव हो जाने पर, चाहे आप गिरने से हो जाए या कटने फटने से हो जाए, जैसे भी हो जाए, तो कट जाने पर, जल जाने पर या किसी तरह का घाव हो जाने पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए लिविंग बींग पर यूज किया गया केमिकल सब्सटेंस को हम लोग एंटीसेप्टिक कहते हैं। लेकिन अपने घर का फर्श, फ्लोर, टॉयलेट्स, ड्रेनेज मतलब कचरे का डब्बा या डॉक्टर के द्वारा यूज किया गया सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ब्लेड वगैरह, सीजर, कैंची वगैरह या जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, तो फ्लोर, टॉयलेट्स, ड्रेनेज, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए यूज किया गया केमिकल सब्सटेंस को हम लोग डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। कट जाने पर, जल जाने पर, घाव हो जाने पर, लिविंग बींग के ऊपर यूज किया गया केमिकल सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए कहते हैं एंटीसेप्टिक। और फिर फ्लोर हो गया, फर्श, टॉयलेट हो गया, ड्रेनेज हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए यूज किया गया केमिकल सब्सटेंस को हम लोग डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। अब इसमें स्टूडेंट आप इसका एग्जाम्पल भी याद रखेंगे और डिफरेंस भी याद रखेंगे। तो पहला तो यही डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है लिविंग बींग पर और डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है नॉन लिविंग बींग पर। एंटीसेप्टिक लिविंग बींग के लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन डिसइंफेक्टेंट लिविंग बींग के लिए हार्मफुल है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि आपको कहीं कट जाए तो आप वहां पर क्या करोगे कि फिनाइल लाके लगा लोगे। मम्मी कभी ऐसा बोली क्या कि बेटा तुम्हारा घाव हो गया, कट गया, जाओ बाथरूम में से फिनाइल लाके लगा लो, ऐसा कभी बोला गया क्या? नहीं। फिनाइल को यूज करते हैं हम लोग घर वगैरह को साफ करने के लिए। हार्पिक हम लोग जो यूज करते हैं टॉयलेट्स वगैरह में, वो तो घर वगैरह को, लाइजॉल जो हम लोग यूज करते हैं वो सब घर फर्श वगैरह को साफ करने में यूज करते हैं। अपने ऊपर क्या यूज करते हैं स्टूडेंट? डिटॉल यूज करते हैं, सोफ्रामाइसिन यूज करते हैं, कट जाने पर, जल जाने पर बर्नॉल वगैरह यूज करते हैं। याद है आपको? अपने घर में आप यूज करते हैं।
तो किस लिए यूज कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए यूज कर रहे हैं, ताकि आपके कटे हुए पोर्शन पर, जले हुए पोर्शन पर वो डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर दे, है तो उसको रोकना जरूरी है। तो लिविंग बीइंग के ऊपर अगर कोई केमिकल सब्सटेंस यूज कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए तो एंटीसेप्टिक बोल देना, और नॉन लिविंग बीइंग पे अगर आप यूज कर रहे हो कोई केमिकल सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए तो डिसइंफेक्टेंट कह देना। तो एंटीसेप्टिक पर लिविंग बीइंग पर यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट जो है वो नॉन लिविंग पे यूज होता है। एंटीसेप्टिक जो है वो लिविंग बीइंग पे हार्मफुल नहीं होते हैं, है ना। ये ऐसे कह सकते हैं स्टूडेंट कि डिसइंफेक्टेंट जो है वो लिविंग बीइंग पे हार्मफुल होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग बीइंग पे ये हार्मफुल नहीं होते हैं। और सबसे जरूरी बात कि एक ही सब्सटेंस एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है? बिल्कुल। सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैं क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, क्या एक ही सब्सटेंस एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह काम करता है? हाँ स्टूडेंट, हमारे सामने कई ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो है तो एक ही सब्सटेंस लेकिन दोनों जगह यूज होता है। जैसे फिनॉल, आप इसको ऐसे समझो, फिनॉल को जब बहुत लो कंसंट्रेशन में यूज करोगे तो वो एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करने लगेगा, और जब उसी फिनॉल को हाई कंसंट्रेशन में यूज करोगे तो वो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करने लगेगा। तो सर ये लो कंसंट्रेशन कितना और हाई कंसंट्रेशन कितना? तो 0.2% अगर आप 0.2% अगर आप फिनॉल ले रहे हो तो वो एंटीसेप्टिक है, लेकिन अगर आप 1% फिनॉल ले रहे हो तो वो डिसइंफेक्टेंट है। तो देखो स्टूडेंट, मैंने यही चीज किया है, यहां डिफरेंस लिखा हुआ है, कैन किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन लिविंग टिश्यू, और ये सिर्फ किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंटीसेप्टिक नॉट हार्मफुल टू लिविंग बीइंग, लेकिन डिसइंफेक्टेंट जो है दीज आर हार्मफुल टू लिविंग बीइंग, है ना। पॉइंट नंबर 3, एंटीसेप्टिक जो है, तो स्टूडेंट पॉइंट नंबर 3 हम लोग का ये था कि एंटीसेप्टिक को यूज करते हैं ऊंस वगैरह, घाव वगैरह को ड्रेसिंग करने के, इलाज उपचार करने के काम में, और स्किन के ऊपर कटे फटे जले का उपचार करने के काम में। लेकिन डिसइंफेक्टेंट का काम होता है टॉयलेट्स, फ्लोर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ड्रेनेज, कचरे का डब्बा को साफ करने में। और अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ है और आपके जैक बोर्ड में ही पूछा हुआ है। डिटॉल का कॉम्पोजिशन क्या है, डिटॉल किस किस के मिलने से बनता है? तो क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल के मिलने से बनता है आपका डिटॉल। सेकंड क्वेश्चन जो भी आप एग्जाम में पूछा गया, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? आयोडीन का 2 से 3% को जब इथाइल अल्कोहल में मिला दिया जाता है, 2 से 3% आयोडीन प्लस इथेनॉल, आयोडीन का 2 से 3% जब इथाइल अल्कोहल में मिला दिया जाता है, इसे ही हम कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। और पॉइंट नंबर 3 यहां लिखा हुआ है कि जब लो कंसंट्रेशन दैट इज 0.2% फिनॉल अगर आप लोगे तो वो एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा, लेकिन जब वही फिनॉल का आप 1% ले लोगे, हाई कंसंट्रेशन ले लोगे, तो वो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करने लगेगा। और एक और बात स्टूडेंट जो मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूं कि आप एंटीसेप्टिक सोप जो घर में यूज करते हैं नहाने के लिए, है ना, तो उसमें कौन सा आपका केमिकल या आपका एंटीसेप्टिक मौजूद है? जो एंटीसेप्टिक सोप आप घर में यूज करते हैं नहाने के लिए, तो उसमें कौन सा एंटीसेप्टिक मौजूद है? तो आप उसे लिख लेना, ट्राइक्लोनल, TRICLONAL, ट्राइक्लोनल नाम का ही एंटीसेप्टिक हर एंटीसेप्टिक सोप में मौजूद रहता है। तो इस तरीके से मैंने आपको एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों को समझा दिया।